नमस्कार। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद बंधु सिंह के पावन स्मृति में नई शिक्षा नीति, परिप्रेक्ष्य एवं संभावनाएं उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में आयोजित 2 दिवसीय ऑनलाइन संगोष्ठी में मैं उग्रसेन प्रताप सिंह, शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज करमहा सरदार नगर, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के विषय में विस्तृत एवं स्पष्ट जानकारी आज प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सहित सबके लिए आवश्यक है। साथ ही इस प्रकार की परिचर्चा इस विषय की महत्ता और उसकी उपलब्धि भी सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभिव्यक्तिकरण में ऐसी संगोष्ठियों की सर्वाधिक भूमिका से हम सब अवगत भी हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय मूल्यों के साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है। यह शिक्षा नीति अपने वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को न केवल शिक्षित करेगी, वरन उन्हें कौशल क्षमता के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम बनाएगी। 21वीं सदी के भारत को तैयार करने हेतु भारत के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले क्षमतावान युवाओं की फौज गढ़ने में भी सक्षम होगी। वास्तव में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के आधार स्तंभ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने में हमेशा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर इस सत्र में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व माननीय कुलपति प्रोफेसर हरकेश सिंह जी ऑनलाइन उपस्थित हैं। प्रोफेसर हरकेश सिंह जी का संपूर्ण जीवन शिक्षा की आराध्य देवी मां सरस्वती को अर्पित रहा है। छात्र जीवन से लेकर के शिक्षक, शोध अध्येता, चिंतक, विचारक, प्रशासक के रूप में अपने अनुकरणीय योगदान से संपूर्ण शैक्षिक जगत अभिसिंचित होता रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में, चिंतक, विचारक के रूप में आपकी ख्याति का प्रकाश स्तंभ आज भी प्रज्वलित है। परम श्रद्धेय प्रोफेसर हरकेश सिंह जी गौरवशाली शैक्षिक जीवन यात्रा निरंतर अविरल गति से युवाओं के लिए प्रेरणादायी रहेगा। प्रोफेसर हरकेश सिंह जी जैसे मूर्धन्य विद्वान की उपस्थिति एवं उद्बोधन आज के इस संगोष्ठी को स्वतः ही मूल्यवान बना देती है। मैं इस अवसर पर परम श्रद्धेय प्रोफेसर हरकेश सिंह जी का सादर अभिनंदन वंदन करते हुए महाविद्यालय परिवार की ओर से श्रद्धा पूर्ण प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही इस अवसर पर इस महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी शाही जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इस महाविद्यालय के प्रबंधक प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सिंह टप्पू, उप प्रबंधक कामेश्वर सिंह जी, उपाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह जी एवं डॉक्टर प्रदीप राव जी का, डॉक्टर राजशरण शाही जी का मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सहित सभी प्रतिभागियों के श्रोतागण का मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं इस सत्र के मुख्य वक्ता परम आदरणीय प्रोफेसर हरकेश सिंह जी का सादर निवेदन कर रहा हूं कि आप
अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। सादर हरकेश सिंह जी। आवाज नहीं आ रही सर किसी का। गुरसेन सिंह जी अभी सर जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक बार फोन पर देखिए सर को। तो सर हरकेश सिंह जी को एक बार फोन पर देख लीजिए। जी 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 जी। साही जी
डॉक्टर राजशरण शाही जी, बात हो रही है। राजशरण शाही जी तब तक बोलें, तब तक संगोष्ठी तो शुरू कर लें शाही जी। राजशरण शाही जी, हेलो। हाँ, शाही जी से बात हो गई, शाही जी जुड़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हेलो 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 साउंड तो है।
हेलो हेलो, आवाज तो आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई साहब। जी, अब शुरू करें। क्या अभी जुड़ा नहीं? हेलो, 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 हेलो। आवाज आ रही है सर, बोले। हेलो, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है। हेलो। आवाज तो उनको लग रहा है उनके भाई साहब के यहाँ की दिक्कत है उसमें, नेट की। आवाज आ रही था जी? हाँ, आ रही है, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सबके क्या पास। सर से बात हुई? मेरी बात तो हेलो, जी बता रहा है। अच्छा, बात कर, हम उसी फोन पर होंगे ना, फोन से कर रहे होंगे, बात करता हूँ मैं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? डॉक्टर रामचरण साही जी, आवाज आ रही है आपकी? आप बोले। तो हो रहा है, देखिए।
हेलो 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 हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। आ रही है। ठीक। दूसरा एक बड़ा बदलाव उच्च शिक्षा में यह किया गया है कि जो अफिलिएशन को समाप्त किया है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी ने किया है तो वो अफिलिएशन ने किया है। अगर भारत के उच्च शिक्षा के इतिहास को उठा करके देखें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ ये
टीचिंग और रिसर्च की यूनिवर्सिटी थी। लेकिन 1858 में जब भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय खुले, चाहे वो मद्रास विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कलकत्ता विश्वविद्यालय हो, और चाहे वो मुंबई विश्वविद्यालय हो, ये एक बड़ी विडंबना इस देश के उच्च शिक्षा की ये रही कि 1858 में जब तीनों ये महाविश्वविद्यालय खोले गए, तो इन तीनों विश्वविद्यालयों का आदर्श इंग्लैंड का लंदन विश्वविद्यालय बनाया गया। भारत का कोई विश्वविद्यालय, भारत में विश्वविद्यालय की इतनी परंपरा रही, लेकिन भारत का कोई विश्वविद्यालय न बना करके उच्च शिक्षा का आदर्श ब्रिटेन का, वो भी लंदन विश्वविद्यालय बनाया गया, जो उस समय ब्रिटेन का सबसे दोयम दर्जे का विश्वविद्यालय था। उस समय भी ब्रिटेन के जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वहां टीचिंग का काम होता था, उनको न आदर्श बना करके लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श बनाया गया, जो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी। तो इस प्रकार से अफिलिएशन इस शिक्षा के व्यवस्था में शामिल हो गया। और इधर के वर्षों में देखा गया कि कई विश्वविद्यालय तो अफिलिएशन की बोझ से बुरी तरह से करा रहे हैं और अपनी गुणवत्ता को बचाने का अब उनके पास कोई उपाय नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश के 2-3 विश्वविद्यालयों को ले सकते हैं। 3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका अफिलिएशन 1000 या उसके आसपास या उससे ज्यादा भी है, आगरा विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय। तो ऐसे में ये कहा गया कि 15 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से आगामी 15 वर्षों के अंदर अफिलिएशन की व्यवस्था को समाप्त कर दी जाएगी। कोई अफिलिएटेड कॉलेज नहीं होंगे, कोई अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं होगी। 3 तरह के विश्वविद्यालय संस्थान होंगे, वो या तो रिसर्च कराएंगे और टीचिंग भी करेंगे, टीचिंग करेंगे उसके साथ रिसर्च करेंगे, या ऑटोनोमस होंगे। उसके अलावा अपने क्षमता के अनुसार कुछ कॉलेज वो विश्वविद्यालय के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी बन सकते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो उसी विश्वविद्यालय में मर्ज भी कर सकते हैं, और कुछ विश्वविद्यालय जिसमें क्षमता है वो ऑटोनोमस कॉलेज बन सकते हैं। एक बड़ा प्रश्न शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर के पिछले सत्र में उठा था कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को कैसे रोका जाएगा। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने का एक बड़ा उपाय ये संरचना में भी निहित है। ये क्या, एक छोटे छोटे कॉलेज, जैसे उच्च शिक्षा, ये जो शिक्षा नीति आई है, जो सिंगल फैकल्टी चलते हैं, मतलब एक फैकल्टी चलाते हैं, और 20% ऐसे महाविद्यालय हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि उच्च शिक्षा में जो संस्थान है उसमें 20% संस्थान ऐसे हैं जहां एनरोलमेंट, जहां छात्रों की संख्या 100 या 100 से कम है। मात्र 4% ऐसे महाविद्यालय हैं, ऐसे संस्थान हैं जहां छात्र संख्या 3000 या उससे ज्यादा है। तो छात्रों की संख्या बढ़ा करके ये दो प्रतिबद्धताएं इस शिक्षा नीति में व्यक्त की गई है कि एक बहुविषयक और बड़े संस्थान खोले जाएंगे। तो बहुविषयक बनाने का मतलब उनका छात्रों का एक्सपोजर ज्यादा होगा। जब सभी विषय के छात्र एक साथ पढ़ेंगे तो उनके समग्र विकास की कल्पना आसानी से साकार होगी। दूसरा, कर देंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है? हाँ साहिब जी, आवाज आ रही है। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए साहिब जी, आपका वीडियो ऑफ है। हाँ? वीडियो आपका ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए, आवाज जा रही है। तो दूसरा, जब बड़े संस्थान बनेंगे, उसने तीनों का कैटेगराइजेशन किया है कि कहां जो है कितने संस्थान। जो ग्रेड 1 का संस्थान होगा उसकी संख्या, टाइप 1 के जो इंस्टीट्यूशंस होंगे जो बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, संस्थान 2030 तक 100 से 200 करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ छात्र संख्या 5000 से 25000 बड़े संस्थान होंगे। इसी प्रकार से टाइप 2 के संस्थान जो टीचिंग ओरिएंटेड रिसर्च का ज्यादा, ऐसे संस्थानों की संख्या 1000 से 2000
तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। और टाइप 3 के संस्थान जो महाविद्यालय, उनकी संख्या 5,000 से 10,000, मतलब बड़े आगे जो संस्थान होंगे वो बड़े होंगे। और सरकार का ये उद्देश्य है वो बहुविषयक होंगे, विषयों की पढ़ाई होगी। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लिया, लेकिन 100 है तो पर कास्ट जो चार्ज आ रहा है वो बहुत ज्यादा आएगा। जब छात्र संख्या बढ़ेगी तो कम होगा। छात्रों को विभिन्न विषयों का एक्सपोजर देने के लिए ये बहुविषयक संस्थानों पर ज्यादा बल दिया गया है। तीसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा नीति में की गई है कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की। चाहे वो हमने बताया कि 5 जो आधार स्तंभ है इस पॉलिसी के, एसेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, भागीदारी, गुणवत्ता, शिक्षा को जन सामान्य तक सुलभ बनाने के लिए स्पेशल एक एजुकेशन जोन, ऐसे जोन बनाए जाए, जहाँ ऐसे क्षेत्र जहां शिक्षा, ऐसे क्षेत्र जहां भी वंचित है, वहाँ बहुविषयक एजुकेशन हब बनाने की तैयारी, ताकि वहां के छात्र ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में जुड़े। एक 86 की शिक्षा नीति में बहुत अच्छी कल्पना आई थी, स्तर पर लागू की गई थी, ऐसा विद्यालय हो जहां ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को पढ़ने का अवसर मिले। उसको कहा गया था पेस सेटिंग स्कूल। से स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनके आवाज हेलो 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 आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है। इन्हीं का भी लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है क्या। हेलो 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 हेलो
और सर आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक। तो दूसरा, उच्च शिक्षा को सर्वसमावेशी बनाने के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की ही तर्ज पे करीब करीब एक बड़ा बहुविषयक संस्थान होगा, जो सरकारी होगा, जो सरकारी निवेश में संचालित होगा और वो पूर्णतया आवासीय होगा। तो इस प्रकार से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एक बहुविषयक बड़ा संस्थान, जिससे कि प्रत्येक उस क्षेत्र के जो ग्रामीण विद्यार्थी, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी हैं, जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको अपने स्थान पर भी अच्छी शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके। जो एक विषय के संस्था जैसे IIT है, IIM है, या लीगल एजुकेशन है, या सबसे ज्यादा तो संकट अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन में BEd के संस्थान जस्टिस JS वर्मा की समिति बनी थी। उन्होंने ये कहा था कि 10,000 जो स्टैंड एलोन संस्थान है जो एक विषय में सिर्फ BEd संचालित करते हैं, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है, उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल उसी बात को इस शिक्षा नीति में दोहराया गया है और कहा गया कि जो एक विषय संस्थान है, केवल एक विषय में डिग्री देने के, बहुत कम छात्रों को डिग्री देने का, जो शिक्षा को या डिग्री को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाए। और इसका एक आधार 2009 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई थी। हेलो 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 सर आवाज फंस फंस के आ रही है, नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर। ठीक है, ऊपर पहुंच के सर। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। अब जा रही है? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार से बहुविषयक संस्थान खोलने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। दूसरा ये किया गया है कि ग्रेजुएशन तक, जो जनरल एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन तक समाप्त हो जाएगा। अगर विद्यार्थी रिसर्च करना चाहता है तब वो 4 इयर्स डिग्री कोर्स करेगा। 4 वर्षीय BA या BSc का पाठ्यक्रम करेगा। BA BSc सब तो डिवीजन रह जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम करेगा और 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात 1 वर्ष का PG कोर्स करने के पश्चात वो रिसर्च में जा सकता है। पहले जो MPhil की व्यवस्था थी वो अब समाप्त कर दी गई है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के संदर्भ में किया गया है कि हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, सर भी जुड़ गए, सर दिख रहे हैं। हेलो, उनकी आवाज अभी नहीं आ रही है, तब तक बोलिए, आप चेक हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा ये बड़ा परिवर्तन ये किया गया है कि उच्च शिक्षा की पहुंच सभी विद्यार्थियों तक बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था। इसलिए जो बहुविषयक संस्थान होंगे वो संस्थान जो डायरेक्ट मोड में टीचिंग होगी, वो जो कंटेंट तैयार होगा, ये जो पाठ्यक्रम तैयार होगा या जो पाठ्य पुस्तकें तैयार होगी, वो ज्यादा से ज्यादा स्थानीय कई भाषाओं में, उनको कहा गया है कि 22 भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपने भाषा में जब वो चिंतन करता है तो ज्यादा सीखता है, ज्यादा समझता है, ज्यादा मौलिक होता है। तो शिक्षा को ज्यादा नवाचारी, शिक्षा को ज्यादा मौलिक और शिक्षा को समग्र विकास का साधन बनाने के लिए उसके स्थानीय भाषा में शिक्षण, उच्च शिक्षा की व्यवस्था का एक बड़ा पहल इस शिक्षा नीति में की गई है। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन ये भी किया गया है कि उच्च शिक्षा के जो नियामक संस्थान थे, अब अलग अलग, जो जैसे अध्यापक शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए NCT था, सामान्य शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए UGC, इसी तरह से तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए AICTE। अब ये
सबको एक अम्ब्रेला के, एक छाते के नीचे लाने का प्रयास किया गया। इसके पीछे ये देखा गया कि कई बार आपस में विसंगति, यूजीसी कोई और नियम बनाया, एनसीटी ने कुछ और नियम बनाया, एआईसीटी ने कुछ और, तो इस प्रकार से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता था, उनके संचालन में कठिनाई आती थी। तो इसलिए सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके और 4 ये स्वतंत्र 4 तरह के, अब इससे जो मुख्य फंक्शन होगा वो 4 फंक्शन होगा। एक तो फंडिंग का, एक स्टैंडर्ड सेटिंग का, एक रेगुलेशन का और एक क्वालिटी का। तो एक इस, और ये चारों स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, लेकिन चारों में आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा। दूसरे एक बड़ा परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में यह भी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन होगा, जिसमें चूंकि ये नीति आयोग, ये देखा गया शिक्षा की जो चुनौतियां, उस चुनौती में एक बड़ी चुनौती ये भी देखी गई है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है और जो एजुकेशनल प्लानिंग है, दोनों के बीच ठीक प्रकार से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। एजुकेशनल प्लानिंग और इकोनॉमिक प्लानिंग के बीच ठीक से कोऑर्डिनेशन न होने के कारण शिक्षा में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हुई। तो इस विसंगति को समाप्त करने के लिए एक उसका कोऑर्डिनेशन नीति आयोग से होगा, उसका कोऑर्डिनेशन जो मंत्रालय है केंद्र सरकार के उनसे होगा, और उसका चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर होगा, वाइस चेयरमैन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर होगा, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, उसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो इस प्रकार से एक स्वायत्त और एक प्रभावशाली आयोग बनाने का प्रयास किया गया है ताकि शिक्षा, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि शिक्षा की स्वायत्तता पर कहीं हमला हो रहा है, क्योंकि आगे उसमें ये कहा कि लाइट बट टाइट रेगुलेशन, बहुत कम रेगुलेशन होगा, बहुत थोड़ा एक सीमित संदर्भों में रेगुलेशन का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो रेगुलेशन होगा वो प्रभावी होगा। इसलिए लाइट और टाइट रेगुलेशन की बात इसमें की गई है। ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी जाएगी, लेकिन स्वायत्तता के साथ साथ जो नियम कानून के दायरे में होगा वो नियमों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। एक और बड़ा यह देखा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने प्रगति किया है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो हमने बढ़ाया है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं, और वही देश आगे बढ़ेगा जो ज्यादा नवाचारी होगा। ज्यादा नवाचारी होने के लिए उसके पास अनुसंधान के अवसर ज्यादा होने चाहिए। इसलिए अलग से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात कही गई है ताकि इस देश में रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। एक आंकड़े के अनुसार ड्राफ्टिंग कमेटी ने आंकड़ा भी दिया हुआ है कि 2008 में जीडीपी का 10.8% रिसर्च में खर्च किया गया, जो घट करके 2014 में 10.69% हो गया, जबकि यूएसए अपने जीडीपी का 2.8% रिसर्च में खर्च कर रहा है, चीन 2.1% खर्च कर रहा है, साउथ कोरिया 4.1% खर्च कर रहा है, और इजराइल तो 4.5 खर्च कर रहा है। एक तो फंड की कमी के कारण हमारे यहाँ रिसर्च के अवसर नहीं है, दूसरे रिसर्च का कल्चर नहीं है, जिसके नाते रिसर्च अच्छे नहीं हुए। अगर 1 लाख के पॉपुलेशन पे देखा जाए तो भारत में 15 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, चीन में 111 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, अमेरिका में 423 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, इजराइल में 825 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। तो इसमें इस प्रकार की रिसर्च की गुणवत्ता कहीं न कहीं हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में जिन्होंने शिक्षा पर ज्यादा रिसर्च पे ज्यादा खर्च किया है, उनकी गुणवत्ता ज्यादा बढ़ी है। इसी तरह से पेटेंट के संदर्भ में अगर हम देखें तो चीन का पेटेंट 13,38,583 है, अमेरिका का पेटेंट 6,05,571 है, और भारत का पेटेंट 45,057 है। और वो भी भारत का जो पेटेंट है उसमें 70 70% योगदान अप्रवासी भारतीयों का है, जबकि चीन का जो पेटेंट है उसमें मतलब जो नॉन रेजिडेंट है, जो अप्रवासी हैं, उनका योगदान मात्र 10% है। तो इस प्रकार से रिसर्च पे
रिसर्च को ज्यादा समृद्ध करने, जो टैलेंटेड स्कॉलर है उनको रिसर्च के क्षेत्र में ज्यादा आकर्षित करने के लिए संस्थानों को रिसर्च की दृष्टि से ज्यादा रिसर्च फैसिलिटी ज्यादा देनी होगी। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी की, ई लैब की, या इस तरह के दूसरे जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट है उसको एक दूसरे से कोलैबोरेशन स्थापित करने की बात इसमें की गई है, जिससे कि संस्थाओं में रिसर्च की क्वालिटी डेवलप हो, रिसर्च का कल्चर डेवलप हो और रिसर्च के क्षेत्र में देश अच्छा काम कर सके। एक दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव नई शिक्षा नीति में बाहर के संस्थानों को ये भी आजकल ये कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों को आने की अनुमति दी है। अगर हाल के वर्षों में देखें तो भारत के सर्वाधिक छात्र विदेशों में गए और विदेशों में जब विद्यार्थी जाता है तो सिर्फ वहाँ उसके शिक्षा पे उसका खर्च नहीं होता है, वहाँ रहने, वहाँ पढ़ने, शिक्षा से ज्यादा खर्च वहाँ दूसरी व्यवस्थाओं को खड़ा करने में उसके खर्च होते हैं। इसलिए वो संस्थान भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए और यहाँ के भी संस्थान बाहर जाए और विदेशों के जो सभी संस्थान है 100 जो बेस्ट फंडेड इंस्टीट्यूशंस है उन्हीं को भारत में आने की अनुमति दी जाएगी। वो जब भारत में आएंगे तो वहाँ के फैकल्टी के साथ यहाँ का इंटरेक्शन होगा, वहाँ के यहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स है उस फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन होगा, दोनों संस्थानों के साथ जो संबंध स्थापित होगा उस संबंध से एक टीचिंग और रिसर्च की अच्छी क्वालिटी बढ़ेगी, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा और भारत के विद्यार्थियों को कम लागत पर भारत में ही अच्छी शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा। इस दृष्टि से एक बाहर के विश्वविद्यालयों को भारत में आने की अनुमति की व्यवस्था की गई है। दूसरा ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक बड़ा मुद्दा फाइनेंशियल सपोर्ट का होता है। जैसे कि पिछले सत्र में ये बात उठी थी कि या नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा का निजीकरण किया जाएगा, व्यापारीकरण किया जाएगा या ज्यादा से ज्यादा संस्थानों को निजी क्षेत्रों के हाथों में दिया जाएगा। नहीं, बहुत साफ साफ ये संकल्प नई शिक्षा नीति में व्यक्त किया गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। 1966 में जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कोठारी कमीशन ने अपने रिपोर्ट में बहुत साफ साफ कहा था कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए और आगामी 20 वर्षों के बाद इसको और क्रमशः बढ़ाया जाए। लेकिन 20 क्या हमको लगता है 50-60 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी 6% के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सके। 4.2% या 4.3% तक हम उस शिक्षा पर सिर्फ जीडीपी का खर्च करते हैं। तो इस बार ये कहा गया कि नहीं, संकल्प व्यक्त किया गया कि नहीं 6% तो हम खर्च करेंगे और 6% कैसे खर्च करेंगे उसकी व्यवस्थित योजना भी दी गई है। वो कहा कि बजट का अभी हम 10 एक्सपेंडिचर का टोटल एक्सपेंडिचर का 10% हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे और आगामी 10 वर्षों में इसको बढ़ा करके और 20% तक ले जाएंगे और क्रमशः जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको एजुकेशन में हम बढ़ाएंगे ताकि शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का व्यापारीकरण रोके। लेकिन शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने की बात करी है, निजीकरण को हतोत्साहित करने की बात नहीं की गई। और लेकिन निजीकरण को ज्यादा से ज्यादा मतलब चैरिटी के रूप में या उसको समाज सेवा के रूप में निजी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आए और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें और मतलब प्रॉफिट मोटिवेटेड इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए वो प्रॉफिट मोटिवेटेड नहीं होंगे बल्कि नो प्रॉफिट के कंसेप्ट पर चलेंगे। इस प्रकार का संकल्प इस शिक्षा नीति में दिया गया है। इस प्रकार के रेगुलेशन या इस प्रकार के कार्ययोजना भी आगे इसमें तैयार करने की बात की गई है। मैंने पिछले सत्र में चर्चा किया था कि इसको कैसे पाया जाएगा, शिक्षा को कैसे समाज पोषित बनाया जाएगा, तो उसमें क्राउड फंडिंग की बात की गई है। उसमें सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को बढ़ाने की बात कही गई है। डोनेशन के जो शेयर है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है। एलुमनाई के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की बात कही गई है। जो एनजीओ चलते हैं, जो समाज सेवी या स्वयंसेवी संस्थान चलते हैं, वो संस्थान अगर शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो उनको सुविधा देकर के शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी को, उनकी सहभागिता को बढ़ाने की बात की गई है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को बढ़ाया जाए। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि शिक्षा की जब गुणवत्ता की बात होती है तो शिक्षा की गुणवत्ता सीधे सीधे अगर सर्वाधिक शिक्षा की गुणवत्ता को कोई प्रभावित करता है तो शिक्षक है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर। तो शिक्षा की गुणवत्ता तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक शिक्षक की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो। और
1986 के शिक्षा नीति में तो यहाँ तक कहा गया था कि नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। कोई भी राष्ट्र कितना ऊपर उठेगा ये निर्भर करता है कि उस देश का शिक्षक कितना गुणवान है, कितना उत्कृष्ट है, कितना योग्य है। तो जब तक शिक्षक की गुणवत्ता हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक शिक्षा की गुणवत्ता को हम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने कई प्रावधान इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। एक तो अभी जो शिक्षण के संस्थान चल रहे हैं, जिस JS वर्मा समिति ने जिसका जिक्र किया से ज्यादा है, और जो के रूप उनको कम है। जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट क्या किया गया, लेकिन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में भी ये देखा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक आ रहे हैं वो शिक्षक बनना उनका अंतिम विकल्प है। ये किसी देश का बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है कि जब तक शिक्षक के अंदर कमिटमेंट नहीं होगा, जब तक शिक्षक कैपेबल नहीं होगा, जब तक शिक्षक मोटिवेटेड नहीं होगा, तब तक उससे अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। तो शिक्षक कमिटेड हो, शिक्षक मोटिवेटेड हो, शिक्षक कैपेबल हो, इसके लिए ये तभी हो सकता है जब शिक्षक बनना उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हो। दुर्भाग्य से हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि या तो ज्यादा टीचर बाई चांस बनते हैं, या कुछ ही शिक्षक बाई चॉइस आते हैं। ज्यादा शिक्षक या तो बाई चांस होते हैं, और कुछ तो शिक्षक दुर्घटनावश बन जाते हैं, बिल्कुल उनको शिक्षक नहीं बनना चाहिए। तो अपने चॉइस से जिसका फर्स्ट जिसके जीवन का लक्ष्य शिक्षक बनना हो, क्योंकि 11वीं 12वीं के बाद अगर हमने तय किया कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, टीचिंग मेरे जीवन का हाईएस्ट प्रायोरिटी है, टीचिंग बनना मेरा कमिटमेंट है, मेरे जीवन का मिशन है, तभी इंटरमीडिएट के बाद उसको उस पाठ्यक्रम में इससे 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात की गई। लेकिन एक दूसरा सवाल उठता है कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, लेकिन अगर जो पहले से BA कर लिया है या जो पहले से स्नातकोत्तर हो चुका है वो अब इंटरमीडिएट में टीचर एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगा? तो इस शिक्षा नीति में उसकी भी व्यवस्था की गई है कि 2030 तक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। इसमें तो यहाँ तक किया गया है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो संस्थान चाहे तो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी चला सकता है, और ये व्यवस्था 2030 तक चलेगी। लेकिन 2030 के बाद देश में सिर्फ 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होगा। जो कमिटेड टीचर होंगे, जो टैलेंटेड लोग हैं, उसको इसमें आकर्षित करने के लिए 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम बुलाया गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता कि शिक्षक एक बार तो आ गया, जिसकी चर्चा पहले सत्र में ऑलरेडी द्विवेदी कर रहे थे कि एक बार आ गया, जो एक बार उसने नोट्स बना लिया, उसी नोट्स से वो बार-बार काम चला रहा है। तो इसमें कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव टीचर के डेवलपमेंट की व्यवस्था भी इसमें की गई है। इसमें शिक्षक का लगातार संवर्धन होता रहे, इसलिए वो ट्यूटर सिस्टम भी इसमें लागू गया। पीयर ट्यूटर की जो वरिष्ठ फैकल्टी है, 1 साल 2 साल तक, यहाँ तक की होते हैं 5 साल तक, वो वरिष्ठ फैकल्टी के मेंटरशिप में वो रहेगा, और वो एक अच्छे शिक्षक, एक कैपेबल शिक्षक, एक मोटिवेटेड शिक्षक के संपर्क में उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। शिक्षा को समग्रता से समझेगा, और इस प्रकार की व्यवस्था इसमें शिक्षक का समग्र विकास, और आजीवन जब तक शिक्षक व्यवसाय में है तक शिक्षक में जो नई प्रविधियां हैं शिक्षण की, या शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान में जो नए आविष्कार हो रहे हैं, या दूसरा इसमें क्या है कि उसका कमिटमेंट समाज सेवा। इस शिक्षा नीति की एक बड़ी विशेषता होगी, ऊपर ही विश्वविद्यालय किसे कहेंगे उसको परिभाषित करते हुए कहा गया कि ऐसे संस्थान जहां स्नातक की शिक्षा होती हो, ऐसे संस्थान जहां परास्नातक की शिक्षा होती हो, ऐसे संस्थान जहां रिसर्च की शिक्षा होती है। ये तो सामान्य रूप से हम सब जानते हैं, लेकिन एक नया शब्द की शिक्षा नीति में जोड़ा गया है कि ऐसे संस्थान जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी को बियर कर रहे हैं, जिनकी सामाजिक प्रतिबद्धता हो। इसलिए विश्वविद्यालय वही कहलाएंगे जो ज्ञानार्जन के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए, या सामाजिक समस्याओं के लिए, या सोशल रिस्पांसिबिलिटी के साथ जो शिक्षा के प्रसार का कार्य करेंगे, वो उच्च शिक्षा के संस्थान कहे जाएंगे। इसी प्रकार से सभी प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आए, निर्धनता या उनकी विपन्नता शिक्षा के क्षेत्र में कहीं आड़े न आए, इसके लिए स्कॉलरशिप की एक अलग से व्यवस्था
एक अलग से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की व्यवस्था की गई है और उस पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई है और इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उनके पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने की उनको देने का कार्य चर्चा मैंने वो किया कि होलिस्टिक असेसमेंट की व्यवस्था की गई है। 360 डिग्री असेसमेंट की चर्चा की गई है कि उसका पूरा एक कार्ड, एक पूरा रिपोर्ट कार्ड, उसका समग्र विकास का एक कार्ड होता है या जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है डिग्री के आधार पर संस्थान में उसने क्या सीखा, ये एक वार्षिक जो डिग्री या जो प्रमाण पत्र मिलता है, जो मार्कशीट जिसको अंक शीट कहते हैं, उसके आधार पर विद्यार्थी क्या सीखा इसका अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन अब उसके समग्र व्यक्तित्व का कक्षा और कक्षा के बाहर समाज या समाज जीवन में उसकी उपलब्धियां क्या है, विभिन्न क्षेत्र में उसके मतलब उसकी अभिरुचियां क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है और उन प्रवृत्तियों को विकसित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उसने उपयोग किया, ये समग्र उसका मतलब टोटल रिकॉर्ड उसमें होगा, जिसके आधार पर आगे उसके शिक्षा की या उसके आगे विकास के उससे अवसर मिल सके। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन ये किया गया कि प्रत्येक उच्च शिक्षा के संस्थान के साथ, जिसकी चर्चा पिछले सत्र में किसी ने प्रश्न के माध्यम से किया था कि इस शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ेंगे। रोजगार तो एक बड़ा प्रश्न है, 21वीं सदी की बड़ी चुनौती है और आत्मनिर्भर भारत के साथ के संकल्प के साथ अगर हम बढ़ रहे हैं तो शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बुनियादी शिक्षा का संकल्प रखा था, तो उसने कहा था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा के रूप में कार्य करना चाहिए। तो शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध कैसे खड़ा किया जाएगा या शिक्षा को रोजगार का साधन कैसे बनाया जाएगा, इसकी भी पर्याप्त व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई है। हमने पिछले सत्र में भी चर्चा किया था कि जो दुनिया के देशों का शिक्षा का अध्ययन किया गया तो भारत में शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि उच्च शिक्षा जो छात्र प्राप्त कर रहे हैं, भारत में 5% से कम ऐसे छात्र हैं जो एलिजिबल है ग्रुप के 19 से 24 वर्ष के, जो पाठ्यक्रमों में जा रहे हैं। शेष छात्र जनरल पाठ्यक्रम में जा रहे हैं, जिससे शिक्षित बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ी है। जबकि दुनिया के विकसित देशों में, अमेरिका में ये प्रोफेशनल कोर्स 52% विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं, इजराइल में तो ये 95% विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जा रहे हैं, साउथ कोरिया में 85% विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्स ले रहे हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स को जनरल एजुकेशन का हिस्सा बनाया जाए और एक ही परिसर में, एक ही कैंपस में जनरल एजुकेशन भी चले और प्रोफेशनल और इतिहास के साथ कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम, किसी कला की शिक्षा, किसी संगीत की शिक्षा, किसी बढ़ईगिरी की शिक्षा, किसी और उद्योग की शिक्षा, किसी पॉलिटेक्निक की किसी एक ट्रेड में शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, अकाउंटिंग की शिक्षा। तो इस तरह से जनरल एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन की भी व्यवस्था इसमें की गई है ताकि छात्र, और ये व्यवस्था शुरू से पहले ये था, एक नारा दिया गया था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करो, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करो। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के बाद ये शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही छात्र के इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है, सोशल लर्निंग की बात की गई है, कम्युनिटी के इंटरेक्शन को बढ़ाने की बात की गई है और ये कहा गया कि सभी छोटे से लेकर के बड़े संस्थानों तक उस क्षेत्र के जो कलाकार है, जैसे गोरखपुर में अगर टेराकोटा का बड़ा व्यवसाय है तो टेराकोटा का पाठ्यक्रम यहाँ के विश्वविद्यालय के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। जैसे गोरखपुर में कोई कुटीर उद्योग का बड़ा सेंटर है तो उसकी पढ़ाई यहाँ क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ताकि उससे कुटीर उद्योग का व्यापक रूप से प्रसार हो। जो नए नए ज्ञान है, ज्ञान से जो नई नई तकनीक है, उस तकनीक से जुड़ करके वो उद्योग एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो और जो विद्यार्थी आए वो अपने ज्ञान के साथ साथ उस उद्योग को विकसित करने में अपनी क्षमता का नियोजन करें। इसलिए शिक्षालयों का उद्योगों के साथ संपर्क बढ़ाने और दोनों के म्यूचुअल कोलैबोरेशन के द्वारा संस्थान भी विकसित होंगे और उद्योगों को भी उसका, इसलिए उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको विश्वविद्यालयों में बुलाना, उनके विभागों को विश्वविद्यालयों में, उनके जो विषय है, जो उनके उद्योग है, उन उद्योगों को विश्वविद्यालय में विषयों के रूप में पढ़ाना, इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के नियोजन करने की व्यवस्था की गई है ताकि स्कूल और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन को बढ़ा करके शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा रोजगार परक बनाया जा सके। एक प्रोफेसर एस पाल कमेटी ने बड़ा अच्छा रिकमेंडेशन दिया था और उदाहरण दिया था कि जैसे मानव शरीर की रचना
है मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है। कहा कि दो सेल अगर इस प्रकार से विकसित हो जाए कि दोनों एक दूसरे से कुछ लेने की स्थिति में न रहे तो दोनों सेल मर जाएंगे। वही स्थिति आज शिक्षा की है। आज प्रत्येक संस्थान एक अपने में आइसोलेटेड है। आइसोलेट होने के नाते एक संस्थान दूसरे संस्थान से कुछ ले नहीं पाता। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी इकाई सेल है, जिस प्रकार से प्रत्येक सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो बहुत उनके दोनों सेल के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेल मेम्ब्रेन, एक पतली झिल्ली है जो दोनों को एक दूसरे के पोषक तत्वों को लेने की व्यवस्था करती है और दोनों एक दूसरे से लेते हुए स्वयं को समृद्ध करते हैं। तो उसी प्रकार की व्यवस्था, इसीलिए शिक्षा में ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या शिक्षा में जो परंपरागत पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम, शिक्षा में जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ विज्ञान, विज्ञान के साथ अनुसंधान और अनुसंधान के साथ नवाचार को जोड़ते हुए शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक बनाया जाए, शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा रोजगारों में बनाया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था इस शिक्षा में की गई है। दूसरे, शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा कठोर बनाने के बजाय शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लचीला और शिक्षा को एक अवसर के रूप में छात्र को सुलभ कराया जाए। इसलिए अभी देखिए सबसे बड़े सेंटर के रूप में नेशनल लेवल पे नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जो है, इसी तरह इस प्रकार से नेशनल ओपन स्कूल भी है। प्रत्येक राज्य में एक ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे उत्तर प्रदेश में राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके संस्थान सब जगह नहीं है। इसलिए वो कहा है शिक्षा लेने के आगे जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, वो पढ़ाई के साथ साथ अपने यहाँ ओपन लर्निंग के सेंटर भी खोल सकते हैं। इसलिए वो संस्थान इतने समृद्ध और भौतिक दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, उसने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी बहुत व्यवस्थित डिजिटल लाइब्रेरी होगी, बहुत वहाँ वर्चुअल लैब होंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का इतना डेवलप किया जाएगा, टीचर्स को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाएगा कि ज्ञान के साथ साथ सामाजिक जीवन के विषयों के संवाद में वो जीवंत केंद्र शिक्षा के संस्थान बन सके। इसलिए उच्च शिक्षा का जो वातावरण बिल्कुल नीरस, जो बोझिल हो चला था, उच्च शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा जीवंत बनाने का प्रयास इस नई शिक्षा नीति में किया गया। नई शिक्षा नीति में कुछ नए संस्थान भी खोलने की बात की है, कई नए संस्थानों को खोलने की बात की गई। जैसे भाषा के संदर्भ में ये कहा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन और प्राकृत, नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। भारत की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को समृद्ध करने के लिए, उन भाषाओं को पुनर्जीवित करने के लिए और उन भाषाओं का जो साहित्य है, उन साहित्य को अनुवाद करने के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये विभाग अलग से स्वतंत्र विभाग है, जो विभिन्न विषयों में जो सामग्री है उन विषयों का अनुवाद करके, सभी भाषाओं में अनुवाद करके, ज्ञान का अगर कोई भंडार किसी क्षेत्र में पड़ा है तो उसको सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा बहुभाषिक होने पर बल दिया है। बहुभाषिक होने को बहुत साफ अभी एक इंटरव्यू में कस्तूरी रंगन साहब कहते कि बहुभाषिक होने का मतलब पहली बार इस शिक्षा नीति में भाषा के समस्या का पूरी तरह से निराकरण किया है। 1964 में जब पठान कमीशन जब आ रहा था तो उस समय भाषा के समस्या का समाधान करना उस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस शिक्षा नीति में भाषा के उस संकट को पूरी तरह से दूर कर दिया गया और ये इस शिक्षा नीति में न तो किसी भाषा को नाइदर इम्पोजिशन ऑफ लैंग्वेज ना अपोजिशन ऑफ लैंग्वेज, न तो किसी को थोपा जाएगा कोई भाषा किसी के ऊपर और न तो किसी भाषा का किसी भाषा से अंग्रेजी पढ़ने का भी कई विरोध नहीं। ये जरूर कहा गया है कि छात्र को अगर मौलिक बनाना है, छात्र का सहज और स्वाभाविक विकास करना है, छात्र भाषा के व्यापार में ज्यादा से ज्यादा उलझ करके कंटेंट उसके समझना है, इसलिए छात्र को अपने भाषा में शिक्षा की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जाए। लेकिन अपने भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हुए छात्र बहुभाषिक बने, इसलिए बहुत सारी भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था उसके लिए की गई है। दूसरा, एक तरह से कई प्रकार के संस्थानों को खोल करके शिक्षा के समग्र विकास का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का प्रयास एक बार किया गया शिक्षा नीति में। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म नेशनल रिसर्च मिशन, जिसकी हमसे चर्चा की, रिसर्च का एक इंडिपेंडेंट एक स्वायत्त संस्थान होगा जो देश में एक रिसर्च कल्चर को प्रमोट करेगा। देश में रिसर्च के लिए अलग से बजट होगा, संस्थानों के लिए नए नए अनुसंधान और विज्ञान को प्रमोट करने के लिए करने की चिंता और बनाएगा।
दूसरा इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। जब विदेशी विश्वविद्यालय ये किया गया कि विदेशी विश्वविद्यालयों को जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है उनको आने की अनुमति दी जाएगी, तो एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर हर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए खोला जाएगा कि एक ऐसे भारत के विश्वविद्यालय के साथ एक स्वच्छ और एक खुला संवाद स्थापित करके परस्पर समग्र विकास के ज्ञानात्मक विकास की धारा को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से एक सेंटर खोलने की बात की है। दूसरा, एक सबसे नया प्रयोग और सबसे अच्छा प्रयोग, बड़ा प्रयोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स बड़ी कल्पना के साथ ही शिक्षा नीति आई है और उसको आप कह सकते हैं यह नई कल्पना नहीं है। भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें कलाओं की शिक्षा की बहुत विशद चर्चा की गई है। लेकिन बाद में शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बना वो परंपरागत पाठ्यक्रम हो गया और सिर्फ शिक्षा को ज्ञान से जोड़ा गया, शिक्षा को कौशल से दूर किया गया, शिक्षा को समाज से दूर किया गया, शिक्षा को अनुभव से दूर किया गया। जो भारत की परंपरागत कलाएं थी या ऐसी कलाएं जिसमें भारत के विकास की संभावना थी, ऐसी कलाएं जो कैपेसिटी में नहीं थी, एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म इसमें यूज किया है। ये शिक्षा ने छात्र के कैपेसिटी नॉलेज देने के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी। तो छात्र में ज्ञान के साथ साथ ज्ञान तो प्राप्त हो जाता था, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता था, लेकिन वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग न हो पाने के कारण छात्र प्रायः बेरोजगारी का शिकार हो, शिक्षा को रोजगार से जोड़ नहीं पा रहे। इसलिए शिक्षा से उसको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक नए प्रकार का संस्थान लिबरल एजुकेशन का लिबरल आर्ट्स की शिक्षा देगा। तो और ये भी शिक्षा प्रत्येक जिले में, अगर प्रत्येक जिले में एक लिबरल आर्ट्स का बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा संस्थान, लार्ज इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा और उस संस्थान में जितनी कलाएं, जैसे कादम्बरी में 64 कलाओं की चर्चा की है, उसके तरह आधुनिक जमाने की जो नई नई कलाएं हैं उन कलाओं के संवर्धन, उन कलाओं को विकसित छात्र में विकास हो, छात्र में इमेजिनेशन का विकास हो, छात्र में अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं को एक्सपोजर देने का अवसर प्राप्त हो, कलाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और उनका प्रोफेशनलाइजेशन हो सके। इसके लिए एक प्रत्येक जिले, और अगर बड़ा जिला है तो कम से कम एक, और बड़ा जिला है तो 2 या ज्यादा से ज्यादा संस्थान लिबरल आर्ट्स के खोले जा सकते हैं। लिबरल आर्ट्स के संस्थानों के माध्यम से छात्र के होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ ही साथ भारत की जो पुरातन ज्ञान परंपरा है उसको अभिलातन, भारत की जो पुरातन ज्ञान परंपरा है उसको विवादित बनाने का और छात्रों के लिए एक नया अवसर, एक नया प्लेटफॉर्म करने का ये बड़ा माध्यम लिबरल एजुकेशन का सेंटर बनेगा। दूसरा, एक और बात, नई शिक्षा समाज जो शिक्षा है वो इक्वलाइजर का काम है, जिसकी चर्चा मैंने पहले सत्र में किया था कि कोठारी कमीशन के अपने प्रतिवेदन में सहमति देते हुए मान देना राष्ट्रीय विकास को शिक्षा नीति उसमें कोठारी कमीशन एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट तय किया। एक और महत्वपूर्ण बात इसी के संदर्भ में आपसे कहूंगा कि जब भी कोई देश की शिक्षा नीति आती है तो उस शिक्षा नीति में उस देश के अतीत का चिंतन होना चाहिए, वर्तमान की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वर्तमान की समस्याओं का उत्तर होना चाहिए और भविष्य की उसकी एक दृष्टि। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की एक भूमिका है, विश्व के निर्माण में प्रत्येक राष्ट्र की एक भूमिका है। जब वो राष्ट्र उस भूमिका के साथ आगे बढ़ेगा तभी अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाएगा। तो इसी प्रकार से भारत की एक भूमिका, भारत की एक अपनी दृष्टि है, भारत की एक जीवन दृष्टि है, उस जीवन दृष्टि पे वो शिक्षा नीति खड़ी होनी चाहिए। 1966 की जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 86 में जब दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो कोठारी साहब से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर आज 66 में जो आपने शिक्षा नीति कोठारी कमीशन के नाम जो आई, आज 86 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इस समय आप उसमें कौन सा संशोधन करेंगे? तो कोठारी साहब ने कहा कि सबसे पहले तो मैं उसकी टाइटल बदलूंगा। उसने कहा कि क्या परिवर्तन करेंगे? तो कोठारी कमीशन ने, कोठारी साहब ने कहा कि मैंने उस समय उस समाज की आवश्यकता के अनुसार टाइटल दिया था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। आज अगर मुझे बदलना हो तो सबसे पहले मैं उसकी टाइटल बदलूंगा और आज के संदर्भ में मैं टाइटल लिखूंगा एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। तो 86 में जो समाज में परिवर्तन है, शिक्षा जो उच्च शिक्षा के संस्थान ये अनुभव के इस संस्थानों में मूल्यों का तेजी से क्षरण हो रहा है। तो ये कोठारी साहब ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षा उस युग की आवश्यकता के अनुसार एक एक्शन प्लान देती है। तो इसी प्रकार से इस युग
आवश्यकता के अनुरूप इस शिक्षा नीति में सबको जोड़ने का, सबको साथ लेकर के चलने का और एक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ चलने का प्रयास किया है। उसी संकल्प की दिशा में ये आज जो ये वैश्विक महामारी भाई जी, के समय प्रश्नों की बहुत लंबी सूची है। हेलो प्रश्नों की बहुत लंबी सूची है। हेलो, अच्छा ठीक है, तो मैं अपनी बात जी जी हेलो, ठीक है, तो मेरी बात पूरी हो गई। जी हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बताइए जी। हेलो जी, बहुत बहुत हेलो। बहुत धन्यवाद जी। एक बात और, ये अंतिम है जी समग्र रूप से लागू करने काम ये क्या कहते हैं, किंतु डूबना मझधारों में साहस, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। इसलिए इस शिक्षा नीति को लाने के में जिस संकल्प के साथ लाया गया है, उस संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, और संकल्प का जब कोई विकल्प नहीं होता है तो वो 100% लागू होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद साहिब जी। तकनीकी कारण से तो बहादुर जी नहीं जुड़ पाए, इसलिए आपने ऐसे गुरु विषय को इतने सारगर्भित ढंग से रखा है कि सबको समझ में आ गया। चूंकि लोगों की बहुत जिज्ञासा है, आपकी प्रश्नों की संख्या लंबी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जितना हो सके कुछ लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करें, और इसके लिए डॉक्टर अनिल सिंह साहिब जी के कुछ प्रश्न जो उनके सामने रखे हैं, जिसका उत्तर सबको मिल सके। अनिल सिंह। शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज करमहा सरदार नगर गोरखपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कुछ प्रतिभागियों ने सवाल किया है। सम्माननीय इस द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजशरण शाही जी से आग्रह है कि आप कुछ अपेक्षित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर का निराकरण करेंगे। पहला प्रश्न जो आया है डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी द्वारा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन शिक्षक और संस्थान तो वही पुराने परिपाटी वाले हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति का प्रावधान उससे कैसे जूझेगा? यही सवाल डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी द्वारा किया गया है। सम्मानित शाही जी, आपसे आग्रह है कि प्रश्न सुन रहे हैं हमारा? शाही जी, सर, प्रश्न आपको सुनाई दे रहा है? शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज करमहा सरदार नगर गोरखपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी प्रतिभागी का मेरा प्रणाम। आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजशरण शाही जी
एसोसिएट प्रोफेसर बीएड विभाग, डिग्री एंड आर्ट पीजी कॉलेज गोरखपुर। आपसे आग्रह है कि कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आपको निराकरण करना है। यदि आवाज़ हमारी जा रही है तो साहिल जी आपसे आग्रह है, पुनः आग्रह है कि अविनाश प्रताप सिंह जी का एक प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन शिक्षक और संस्थान तो वही पुराने परिपाटी वाले हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति का प्रावधान उससे कैसे जूझेगा? साहिल जी नेटवर्क में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है जो लोग जुड़े हैं जूम पर। तो इस संगोष्ठी में जितने विद्वान जुड़े हैं, इसका उत्तर तो कोई भी जो चाहे वो दे सकता है। अगर कोई भी देना चाहे तो प्रतिभागी से या कोई अपना ऑन करके नाम बताकर। जी बोले सर। साहिल जी आप ही का हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। जी बोले। हेलो, देखिए हमें जो जानकारी है इसमें जब भी कोई नई नीति आती है, आएगी तो थोड़ा टाइम समय तो लगता ही है। और परिवर्तन जो है, आज हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं, क्या यह पहले था? शिक्षक तो वही है, आज ऑनलाइन जो है शिक्षा दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे हो जाएगा ट्रेनिंग। और जब नई शिक्षा नीति कोई भी आएगी, कोई नीति आती है तो समस्या आती है, लेकिन वो सॉल्व हो जाती है। कैसे सॉल्व हो गई? ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, नहीं हो रही है? तो और उसमें 10 साल का समय दिया है, 2030 तक पूरा करेंगे। तो धीरे धीरे शुरू होकर समस्या निश्चित रूप से सुलझ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, एक दूसरा प्रश्न है जो प्रतिभागी ने पूछा है कि क्या नई शिक्षा नीति में पारंपरिक स्नातक पैटर्न में किया गया परिवर्तन ज्ञान की उत्पादकता को प्रभावित करेगा? यह प्रश्न सारांश कुमार श्रीवास्तव ने किया है। मेरा प्रश्न फिर पढ़ेंगे एक बार? जी, क्या नई शिक्षा नीति में पारंपरिक स्नातक पैटर्न में किया गया परिवर्तन ज्ञान की उत्पादकता को प्रभावित करेगा? दीपक प्रताप सिंह ने एक और सवाल किया है। दीपक प्रताप सिंह जी का सवाल है, नई शिक्षा नीति के तहत जो योजना 5+3+3+4 है, इसे स्पष्ट करें। नई शिक्षा नीति के तहत जो योजना है 5+3+3+4। यह तो स्पष्ट है, इसमें 5 वर्ष तक जो है, जैसे औपचारिक पहले होती थी औपचारिक शिक्षा, तो 1 से 3 वर्ष तक जो है, जो फर्स्ट 5 इयर्स है, उसमें 3 साल तक बुनियादी शिक्षा, फिर 3 से 8 में जो है फाउंडेशन एजुकेशन, उसके बाद जो है फिर 3 साल की बात, जैसे 3 साल तक प्रिपरेटरी हो गया, 12 से 14 साल मिडिल क्लास, और 4 इयर्स तक जो है विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, विश्लेषण जब कर लेंगे तब आप जो ग्रेजुएशन में जाएंगे, क्षमता के आधार पर।
क्षमता के आधार पर। जी जी। हायर एजुकेशन में जैसे ग्रेजुएट है, 1 साल में उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर नहीं आगे पढ़ना चाहते हैं तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ये सिस्टम लागू हो गया। नहीं पहले तो एक बार जो है एडमिशन ले लिए तो आपको बीए करना है, चाहे बीएससी करना है, या तो आप लौट जाएंगे। अब तो 3 व्यवस्था लागू हो गई है, लागू हो जाएगी नई शिक्षा नीति में। तो जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, जब चाहे तब जो है तो आ सकते हैं। सर आपसे आग्रह यह है कि क्योंकि आप जिस विषय पर आपको बोलना है, इस विषय पर आप सब विषय को आगे बढ़ाएं। और आपसे आग्रह आज शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज करमहा सरदार नगर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता तकनीकी कारण से नहीं जुड़ सके। उनका भी मैं आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन किन्हीं कारण से नहीं जुड़ सके। उनका भी महाविद्यालय परिवार बहुत आभारी है। आभारी डॉक्टर राजशरण शाही जी का, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में इतना बढ़िया सारगर्भित ढंग से अपनी बात को रखा है। उनका भी मैं हृदय से आभारी हूं। आभारी प्रोफेसर जेपी शाही जी का, जो इस महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कुछ प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। आभारी डॉक्टर प्रदीप राव जी का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर किया और इसको देखा, समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते रहे। आभारी उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस गोष्ठी को सफल बनाने में अपना सहयोग, अपना योगदान दिया है। मैं पुनः एक बार सभी अतिथियों, सभी मित्रों का आभारी हूं। इसके लिए एक बार और एक सूचना दे दें, कल 10:20 पर तीसरे सत्र की जो कार्यक्रम होगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर कल्पलता पांडे, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया होंगी। उसके बाद चौथे सत्र और समापन सत्र का मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी माननीय कुलपति इंदिरा गांधी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश होंगे। उसके लिए आप सभी लोगों का मित्रों इस संगोष्ठी में जुड़े, और इसके लिए सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।